नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जिला जज की अदालत में हो रही है मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दिया था प्रार्थना पत्र। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से मांगा था 8 हफ्ते का समय और आज जो है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले पर हर किसी की निगाहें लगातार टिकी रहती हैं और इसको लेकर जब भी फैसला आना होता है तब लोग बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर फैसला किस पक्ष में आया है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई लगातार जारी है और इस पर आज फैसला आएगा। जिला जज की अदालत में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था जिसको लेकर लगातार सुनवाई की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में अपना जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें 8 हफ्ते का समय मांगा था। 8 हफ्ते के समय को लेकर सुनवाई की जा रही है और संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सुनवाई चल रही है, 8 हफ्ते का समय मांगा गया था, क्या लगता है किस पक्ष में फैसला आएगा? अभिषेक, आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई की जा रही है। जिला जज की अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मामले को लेकर एक पत्र जारी किया गया था, पत्र दिया गया था कोर्ट को। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दिया था प्रार्थना पत्र जिसमें 8 हफ्ते का समय मांगा गया था ताकि मुस्लिम पक्ष अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कवायद शुरू करे और 8 हफ्ते का समय जो मांगा गया था उसी को लेकर आज सुनवाई हो रही है। जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है और क्या कुछ फैसला इसमें आएगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आगे की जो भी चीजें तय होंगी इस पूरे मामले को लेकर वो कहीं ना कहीं इस फैसले से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी और इसी वजह से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई आज की जा रही है और आज की सुनवाई के बाद काफी हद तक स्थिति साफ हो सकती है। आगे ये मामला बढ़ेगा और जिस तरीके से अभी आपको बता दें कि जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई का दौर जो है वो लगातार जारी है। कभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से तैयारियां जो है की जा रही हैं, प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, इसी तरह से कभी हिंदू पक्ष की तरफ से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और अभी आपको बता दें कि ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। अभिषेक झा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सुनवाई की जा रही है, क्या लगता है फैसला किसके पक्ष में आना है? देखिए, अभी ये 12 सितंबर को जो फैसला आया था कि श्रृंगार गौरी नियमित मामले की पोषणीयता पर जो फैसला आया था कि और इस मामले को पोषणीय माना था और उस मामले की सुनवाई की तारीख जो है वो 22 तारीख थी और आज सुनवाई अभी पूरी हो चुकी है। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दी थी कि उनको 8 हफ्तों का समय दिया जाए जिसको कि खारिज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। दूसरा अहम सुनवाई आज इस मामले में होना था कि 1/10 के मुताबिक करीबन 10 अन्य लोगों ने इसी मामले में वादी बनने की अपनी याचिका दी थी जिसमें से 9 लोग आज उपस्थित थे और उन 9 लोगों को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अगली तारीख तक अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। तो अब इस मामले में जो अगली तारीख है वो 29 सितंबर है। 29 सितंबर को जो 1/10 के मुताबिक अन्य लोगों ने जो वादी बनने के लिए अपने बात कही है उनको अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे होंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से आज जवाब दाखिल कर दिया गया है। अब उस पर जिरह और बहस शुरू होगी। जिरह बहस शुरू होने के बाद कुछ दिनों के बाद इस पर फैसला आएगा कि श्रृंगार गौरी जो नियमित दर्शन पूजन का मामला है जिसमें कि कमीशन की कार्रवाई भी हो चुकी है, वो रिपोर्ट धीरे से अब बहुत जल्द सार्वजनिक भी होगी और साथ ही साथ उस पर फैसला भी होगा कि उनको पूजा का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन अभी अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये पूरा मामला जो चल रहा है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, लगातार सुनवाई हो रही है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो अभी का जो माहौल बन रहा है वो किस के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है, मुस्लिम पक्ष में या हिंदू पक्ष में? देखिए, अगर पक्ष की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे श्रृंगार गौरी में जो नियमित दर्शन पूजन का अधिकार मांगा था हिंदू पक्ष ने, उनके उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने हिंदू पक्ष के फैसले में के पक्ष में फैसला दिया था। वो एक जीत 12 सितंबर को हुई थी। उसके अगेंस्ट फिर एक बार 8 हफ्तों का समय मांगने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं मामले को थोड़ा सा आगे टालने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई थी, उसको अस्वीकार कर दिया है कोर्ट ने। यानी कि मुस्लिम पक्ष को ये दोहरी एक तरीके से कहा जाए कि
दोहरी हार का मुंह देखना पड़ा है। और अब इस मामले बिल्कुल में जिला मुस्लिम बहस पक्ष होगी। के लिए कह सकते हैं कि निराशा की भी बात है जिस तरीके से पूरा मामला अभी फिलहाल हिंदू पक्ष में देखने को मिल रहा है। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। मोदी नगर के कलछना गांव में एटीएस ने धावा बोला है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएफआई के एजेंट परवेज को गिरफ्तार करने गई थी एटीएस। लखनऊ से परवेज को गिरफ्तार करने आई थी एटीएस। घर की महिलाओं की आड़ लेकर फरार हुआ है परवेज। पीएफआई का सदस्य बताया जा रहा है और इसी को लेकर एटीएस की टीम पहुंची है गिरफ्तारी करने के लिए। एटीएस ने मौके पर फुरकान और इरफान को हिरासत में लिया है। हालांकि परवेज अभी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन परवेज को पकड़ने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। टीमें गठित की गई हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको भी शिकंजे पर लिया जाए, इसकी भी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मोदी नगर के कलचना गांव में पहुंची थी एटीएस की टीम और यहां पर परवेज को पकड़ने का कोशिश की गई है। पीएफआई के एजेंट को पकड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। गिरफ्तारी करने के लिए एटीएस की टीम पहुंची हुई थी। लखनऊ से परवेज को गिरफ्तार करने आई थी एटीएस की टीम। आपको ये भी जानकारी दे दें कि घर की महिलाओं की आड़ लेकर ये परवेज जो है, जिसको पीएफआई का एजेंट बताया जा रहा है, सदस्य बताया जा रहा है, ये फरार चल रहा है। लगातार इसको पकड़ने के लिए टीमों का जो गठन किया गया था, वो टीमें लगातार लगी हुई हैं। एटीएस की टीम भी इसको गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल ये गिरफ्त से बाहर है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पकड़ने के लिए फुरकान, माफ कीजिएगा, परवेज को गई थी एटीएस, लेकिन फुरकान और इरफान को हिरासत में लिया गया है। क्या इन दोनों ने कोई सुराग बताया है ताकि परवेज तक पहुंचा जा सके? देखिए, परवेज आलम पीएफआई का एजेंट है। पहले से भी इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान से और मेरठ से यह पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि जिस तरीके से एनआईए को सूचनाएं मिल रही थी कि परवेज एक बार फिर से एक्टिव हो गया, पीएफआई की टीम एक्टिव हो गई है और उसपे खास रोल रहा है परवेज आलम का, तो कहीं ना कहीं ये छापेमारी के लिए यहाँ पहुंची थी टीम। सुबह के वक्त टीम यहाँ पहुंची थी, तकरीबन 4 बजे का समय रहा होगा। उस वक्त जब टीम वहां पहुंची और परवेज को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तभी परवेज के पास जो घर में मौजूद महिलाएं थी, उन्होंने हो हल्ला कर दिया और हो हल्ला इतना बड़ा कि मोहल्ले की और तमाम महिलाएं वहां पर आ गई और परवेज वहां से मौका पाकर फरार हो गया। जो एनआईए की टीम है उसने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और स्थानीय पुलिस के बाद साथ जब एनआईए की टीम दोबारा गई है तो उसके पिता और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परवेज दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। हालांकि ये सूत्र हैं, आधिकारिक तौर पर अभी एनआईए की टीम या पुलिस की टीम ने नहीं बताया है, लेकिन अभी जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसके आधार पर दिल्ली से परवेज की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिलाकर 2 गिरफ्तारियां गाजियाबाद से हुई हैं और परवेज जो फरार हुआ था उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। लगातार पूछताछ की जा रही है और अब देखने वाली बात यह होगी कि पूछताछ में किस तरीके का खुलासा होता है। लखनऊ की एनआईए टीम और चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। आतंक के मॉड्यूल पीएफआई के खिलाफ आज देश के 13 राज्यों में एनआईए की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के चलते कई जगहों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। टेरर मॉड्यूल की जड़ बिहार में एनआईए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एनआईए बिहार के सीमांचल पूर्णिया में, जो कि पीएफआई का क्षेत्रीय कार्यालय भी बताया जाता है, वहां पर छापेमारी की गई है और लगातार छापेमारी वहां पर की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूर्णिया रैली की तैयारियों को लेकर पहले से ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पूर्णिया में ही मौजूद हैं और गिरिराज सिंह ने इस दौरान कहा कि बिहार आतंक का स्लीपर सेल बन गया है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है कि बिहार जो है वो आतंक का स्लीपर सेल बन गया है और आतंक और आतंकियों को, चाहे वह सीमा हो या फिर पीएफआई, इनको लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ने संरक्षण दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई
आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण है और ये संरक्षण के कारण यहां फलता फूलता है। माफिया मुख्तार अंसारी को 44 साल बाद 7 साल की सजा सुनाई गई है। जेलर पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में सजा हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। 44 साल के बाद 7 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। पूरा मामला था जेलर पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी देने का। इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और 7 साल की सजा सुनाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की है, 7 साल की सजा मुकर्रर की है। कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया है मुख्तार अंसारी के ऊपर। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ 10 मुकदमे चल रहे हैं। मुख्तार पर सबसे बड़ा मुकदमा मऊ में ठेकेदार की हत्या का है। मुख्तार के खिलाफ वाराणसी के अजय राय के भाई की हत्या के मामले में भी मुकदमा चल रहा है और साथ ही साथ 10 मुकदमों में से अकेले 4 गैंगस्टर के मुकदमे हैं। तो इस तरीके से शिकंजा जो है मुख्तार अंसारी पर बहुत बुरी तरीके से कसा हुआ है। कई सारे मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं और 4 मुकदमे जो हैं वो सिर्फ गैंगस्टर के ही हैं। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका और लगा है। 7 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। इस पूरे मामले की सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद इस मामले पर सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। 10 मुकदमे मुख्तार अंसारी पर जो दर्ज हैं उनमें से 4 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के दर्ज हैं और अब जो ये मुकदमा जो सजा सुनाई गई है इस मुकदमे पर उसमें 7 साल की सजा मुकर्रर की गई है। मुख्तार पर सबसे बड़ा जो मामला चल रहा है वो मऊ में ठेकेदार की हत्या को लेकर चल रहा है। आपको बता दें कि 25,000 का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी के ऊपर लगाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ 10 मुकदमे चल रहे हैं और उन 10 मुकदमों में 4 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को 40 साल बाद सजा मिली है 7 साल की। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अखंड, देखिए जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के ऊपर तमाम मामले पहले से ही चल रहे हैं और ऐसे में 44 साल पुराना ये मामला था जिसमें मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा हुई है। मुश्किलें कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये जो मुकदमा लंबे कई मुकदमे चल रहे हैं, तकरीबन 60 मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं। उनमें से ये जो मुकदमा था ये जेलर पर पिस्टल तानने और जान से मारने की धमकी देने का मामला था, जिसमें आज कोर्ट ने 25,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया है और 7 साल की सजा भी सुनाई है। तो ये जो सजा है ये बेहद महत्वपूर्ण सजा है, क्योंकि 2003 में मुख्तार जब जेल में बंद थे तो जेलर को जान से मारने की धमकी दी थी। उस समय जब मुख्तार के बैरक की तलाशी ली जा रही थी, जेल की तलाशी ली जा रही थी, उस समय मुख्तार ने जेलर को धमकी दी थी। और इसके अलावा 10 मामले एमपी एमएलए कोर्ट में भी चल रहे हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ। तो वो जो मामले चल रहे हैं इसमें मुख्तार के खिलाफ उनमें से एक अहम मुकदमा अजय राय, जो कि वाराणसी से कांग्रेस के नेता भी रहे और उनके भाई की हत्या का भी मामला उसमें शामिल है। तो कई मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे हैं, जिसमें 10 मुकदमों में से 4 गैंगस्टर के मुकदमे हैं जो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। 1978, 86, 88, 1990, 1992 में हत्याओं के कई मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं। तो लंबी फहरिस्त है। उसके अलावा जरायम से जो सियासत में उनका जो कदम रखना हुआ मुख्तार अंसारी का और बाहुबली के तौर पे जो उनकी इमेज बनी, उसके तमाम नेटवर्क बने और 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, उनमें से कई जघन्य अपराध और गैंगस्टर जैसे मुकदमे उनके ऊपर हैं। तो ये सारे मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, जेल में है मुख्तार अंसारी। और आज जो सजा सुनाई गई है वो सजा इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कल जो सजा सुनाई गई है वो सजा इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने, लखनऊ खंडपीठ जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उसमें सजा सुनाई गई है। तो ये 7 साल की सजा है और अभी एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मुकदमे उनके चल रहे हैं जिन पे सजा का सुनाया जाना बाकी है, जिनमें सुनवाई चल रही है। बिल्कुल अखंड, और ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें बढ़ाता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है मुख्तार अंसारी के लिए। चले, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी बीच एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मामले का अपडेट आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी मामले में अब 29 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने श्रृंगार गौरी मामले में अपना जवाब दाखिल किया है और मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का मांगा था समय। कोर्ट ने समय देने की मांग खारिज कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले को लेकर जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या सुनवाई में सामने आया है वो जानकारी आपको दे रहे हैं। जो 8 हफ्ते का वक्त मांगा गया था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। समय देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ज्ञानवापी मामले में अब 29 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, ये कोर्ट के द्वारा कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया गया है कि 8 हफ्ते का जो समय मांगा गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसको कोर्ट की तरफ से खारिज किया गया है और साथ ही साथ अगली सुनवाई की तारीख 29 अगस्त दी गई है कोर्ट की तरफ से। मुस्लिम पक्ष ने श्रृंगार गौरी मामले में अपना जवाब दाखिल किया है। मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने समय देने से इनकार किया है। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो पत्र दाखिल करके 8 हफ्ते का समय मांगा गया था उसको लेकर यह फैसला आया है, समय देने से इनकार किया गया है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुनवाई चल रही थी कोर्ट में और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अगली तारीख भी कोर्ट की तरफ से दी गई है। अगली तारीख पर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। 29 सितंबर अगली तारीख दी गई है। आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी का मामला आपको बता देते हैं। छात्रों का लगातार प्रदर्शन यहां पर जारी है और छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने बवाल काटा हुआ है। लगातार कई दिनों से छात्र फीस बढ़ोतरी को लेकर बवाल काट रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आमरण अनशन की बात भी छात्रों के द्वारा कही जा रही है। आमरण अनशन पर छात्र बैठ गए हैं, छात्रों ने बवाल काटा हुआ है। यूनिवर्सिटी छात्र संघ भवन एंट्री गेट का ताला तोड़ दिया है छात्रों ने। यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर और पुलिस से छात्रों की नोकझोंक भी हुई है। छात्रों के बवाल से यूनिवर्सिटी परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है और ये जो माहौल बना है उसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि छात्र अगर और ज्यादा उग्र हुए तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से छात्रों के जोर जबरदस्ती के बाद ताला यहाँ पर छात्रों ने तोड़ा है। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हैं। फीस बढ़ोतरी का ये मामला है। लगातार छात्रों के द्वारा कहा जा रहा था कि फीस बढ़ोतरी की गई है जो कि गलत है और इसी के विरोध में तमाम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो एकजुट हुए हैं। लगातार छात्रों के द्वारा कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फीस बढ़ोतरी की मांग फीस जो बढ़ाई गई है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन छात्रों का। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई है, ये भी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ जो सुरक्षा के जवान तैनात हैं उनके साथ भी नोकझोंक छात्रों की हुई है, जानकारी मिल रही है। छात्रों की बवाल की वजह से यूनिवर्सिटी परिसर का माहौल भी तनावपूर्ण हुआ है और उसी को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि और ज्यादा स्थिति ना बिगड़े। और फिलहाल आपको बता रहे हैं कि चीफ प्रॉक्टर जो है यूनिवर्सिटी के, उनसे और पुलिस से छात्रों की बहस हुई है, नोकझोंक हुई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से गेट को छात्रों के द्वारा खुलवाया गया है और गेट खुलवाने के बाद, ताला तोड़वाने के बाद एंट्री ली गई है यूनिवर्सिटी के अंदर। प्रयागराज का ये पूरा दिखा रहे हैं आपको बवाल किस तरीके से छात्रों ने काटा है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम को लेकर जम्मू कश्मीर की नेता और पीडीपी अध्यक्ष भाजपा सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त ने महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर निशाना साधते हुए कहा है, कुछ लोग खबर में बने रहने के लिए जो भाषा बोल रहे हैं यह आजादी के बाद देश के बंटवारे की भाषा है। ऐसी ही भाषा कभी मोहम्मद अली जिन्ना बोला करते थे जो आज के दिन में ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंटवारे के बाद जितने मुस्लिम देश में रह रहे हैं अभी दुनिया के दूसरे देशों में उतने मुस्लिम नहीं रह रहे हैं। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद देश का बंटवारा का जो भाषा है
ऐसे ही भाषा कभी मोहम्मद अली जिन्ना बोला करते थे, जो आज के दिन में ओवैसी बोल रहे हैं, मुफ्ती जैसे बोल रहे हैं। भारत में बंटवारा के बाद भी जितना मुसलमान रह गए, अभी दुनिया के दूसरे देश में इतना मुसलमान नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति में जो बात कह रहे हैं मेरे साथी, संभल के प्राइमरी स्कूल धनारी बालू शंकर पट्टी में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली अंशिका नाम की छात्रा स्कूल पढ़ने के लिए गई लेकिन छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों को चिंता हुई तो परिजन स्कूल पहुंचे। शिक्षकों ने छात्रा के स्कूल में नहीं होने का दावा किया, लेकिन दूसरे दिन जब सुबह स्कूल खुला तो छात्रा कमरे के कोने में भूखी प्यासी डरी सहमी बैठी हुई नजर आई, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ ने स्कूल में पहुंचकर शिक्षकों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जमकर आक्रोश यहां पर जो है देखने को मिला है। तमाम जो परिजन बच्चों के पहुंचे हैं उनका पूरे स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये अध्यापकों की लापरवाही। बच्ची ठीक है, मैंने बात कर ली। अब यहाँ जांच में पता चला है कि ये जो अध्यापक और शिक्षा में दोनों थे, इन्होंने कमरों को प्रत्येक को नहीं देखा, जबकि प्रत्येक कमरे को घूम घूम के देखना चाहिए था। छुट्टी के बाद 2 बजे छुट्टी होती है शायद, उस टाइम मेरी मम्मी पूछने आई थी, वो घर पर नहीं पहुँची थी, तो पूछने आई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है स्कूल में। फिर हम इधर उधर ढूंढने लगे जंगल वगैरह में, कहीं चली तो नहीं हुई। फिर दोबारा मम्मी पूछने आई कि वो अब भी घर नहीं पहुंची है। फिर टीचर ने बोला कि यहाँ पे स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, बोलकर गेट बंद कर दिया स्कूल का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।